गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जितना पहले चैप्टर मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था, उससे अब आगे का यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने का काम कर रही हूँ। ठीक है बेटा, मेन मैंने आप लोगों की बुक से ये 5 टॉपिक उठाए हैं फर्स्ट चैप्टर में से। ठीक है, इन 5 टॉपिक में क्या क्या है ये आप लोगों को आज बताने का काम मैं करने वाली हूँ। ओके, जैसे कि हम लोग शुरुआत करेंगे संविधान सभा का स्वरूप। ठीक है, आखिरकार संविधान सभा में कितने मेंबर थे, कब कितने हो गए, कब कितने घट गए, वो क्यों घटे, वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा, इसमें देखिए आप लोगों को मैं बताने का काम करूं कि संविधान सभा का स्वरूप की शुरुआत आप लोगों ने शुरुआती सिस्टम में पढ़ा था कि 389 आप लोगों के सदस्य थे। ठीक है, लेकिन 389 कब थे बेटा? ये जब 1946 में बनी थी, 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक हुई थी, यानी कि 1946 में इसके सदस्यों की संख्या 389 थी। ठीक है, लेकिन ये 389 फर्स्ट में थी 3 जून 1947। 3 जून 1947 को अंग्रेजों ने डिक्लेयर कर दिया था। अंग्रेजों ने जो हमारे आजाद भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने 3 जून 1947 को डिक्लेयर कर दिया था कि भारत को अब हम आजाद कर देंगे, और उन्होंने डेट रखी 15 अगस्त की। ठीक है, क्या 15 अगस्त को अपने स्टीमर्स की टिकट वापसी की कटवा रहे हैं और हम लोग 15 अगस्त को वापस चले जाएंगे। जब हम वापस जाएंगे तो उसी दिन हम भारत को आजाद भी कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने केवल ये एक डिक्लेरेशन नहीं की थी, इसके साथ साथ इन्होंने एक बात का और खुलासा किया। उन्होंने क्या कि हम लोग भारत को आजादी तो देंगे, लेकिन विभाजन के साथ। विभाजन यानी कि जो भारत में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो इस्लाम कौम को अपनाने वाले लोग हैं, उनके लिए अलग से पाकिस्तान का निर्माण करेंगे। ठीक है, जैसे ही 3 जून 1947 को ये डिक्लेयर हुआ, उसी वक्त जो संविधान सभा में मुसलमान थे, बहुत सारे मुसलमान थे, जिन्होंने इसकी अगली बैठकों में हिस्सा लेना बंद कर दिया। ठीक है बेटा, अगली बैठकों में यानी कि 3 जून 1947 के बाद इसके सदस्यों की संख्या 299 हो गई थी। ठीक, यानी आजादी के समय जो आपकी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, उसमें सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। ठीक है, लेकिन मैंने एक और बात तुम लोगों को बताई थी कि हमारा जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हो गया था, यानी कि इस वक्त ये कंप्लीट हो गया था, पूरा हो गया था। और इसके पूरे होने के टाइम पर इसके पीछे यानी पूरे होने के बाद कुछ हस्ताक्षर होते हैं जिनकी सहमति से वो निर्मित हुआ है, तो वो हस्ताक्षर करते हैं। तो उस वक्त हमारे संविधान पर 299 नहीं बल्कि 284 इतने मेंबर्स के सिग्नेचर्स हैं। ठीक है, यानी जब हमारी संविधान सभा बनी तब 389 व्यक्ति थे, लेकिन 3 जून 1947 को भारत की आजादी और विभाजन की घोषणा करते ही इसमें सदस्यों की संख्या में गिरावट आ गई और 299 हो गई। लेकिन जब ये 26 नवंबर 1949 को जब ये तैयार हुआ, उस वक्त इस पर सिग्नेचर करने वाले लोगों की संख्या 284 थी। ठीक है, और बेटा इसमें जो भी काम करवाते थे संविधान सभा के स्वरूप में, अगर मैं बात कहूं कि अनुसूचित जाति जनजातियों का भी ख्याल रखा गया, तो वाकई में रखा गया था। जो इसका स्वरूप तैयार हुआ था उसमें कोई से भी ऐसे प्रांत के, कोई सी भी ऐसे इलाके से ऐसा नहीं था कि कोई प्रतिनिधि ना हो, हर एक प्रांत से एक एक व्यक्ति जरूर थे। ठीक है, और ये व्यक्ति होने का कारण सिर्फ यही था कि किसी भी एंगल से किसी भी कौम की, किसी भी क्षेत्र की विशेष जरूरतें छूट ना जाए, हर किसी चीज को, हर एक सुविधा को इंक्लूड करना था। इसलिए लोगों के मेंबरशिप चाहे कितनी ज्यादा हो जाए यहाँ पर, लेकिन हर एक कौम से हर एक व्यक्ति की इसमें उपस्थिति बेहद जरूरी है। ठीक है, तो आपकी संविधान सभा के स्वरूप में ये व्यक्तियों की जनसंख्या बता दी आप लोगों को। इसके बाद है संविधान सभा की कामकाज की शैली।
संविधान सभा किस तरीके से काम करती थी। देखो बेटा, संविधान सभा में जितनी बार भी बैठकें हुई, पिछली बार भी मैंने आप लोगों को याद दिलवाया था कि 166 टोटल बैठकें हुई थी इसकी, ठीक है। यानी कि जो 166 बैठकें हुई थी, इन 166 बैठकों में बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे डिस्कस किए जाते थे। वो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे, वो मुद्दे जो कहीं ना कहीं, वे मुद्दे जो कहीं ना कहीं हर एक आप लोगों के छोटे से छोटे व्यक्ति को भी जो करता था, यानी प्रभावित करता था, उन सब मुद्दों पर खूब बहसबाजी के साथ इसमें शामिल करने का काम किया गया था। लेकिन भाई वो आराम से नहीं, बड़े प्यार मोहब्बत से शामिल नहीं हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो संविधान सभा के एक स्वरूप तैयार किया गया था, उसमें 8 समितियों का जिक्र भी मिलता है हमें, ठीक है। यानी हमारे यहाँ पर संविधान सभा के कामकाज करने की शैली में 8 समितियों का निर्माण किया गया था, और उन 8 समितियों के जो हेड थे वो उस व्यक्ति के सबसे ज्यादा जो प्रमुखता प्राप्त लोग थे, जो सबसे ज्यादा फेमस प्रसिद्ध लोग थे, जिन्हें लोगों के सबसे ज्यादा करीब समझा जाता था, उन लोगों को इन आपकी समितियों का हेड बनाया गया। और जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, आप लोगों के ये BR अम्बेडकर जी हो गए। लेकिन देखो बेटा, मैंने आप लोगों के सामने 3 नाम बोल दिए, ठीक है, लेकिन ये भी देखो कि 3 व्यक्ति एक दूसरे के बिल्कुल उलट सोचते हैं। कोई सा भी कोई से सारी बातों पर सहमत कभी नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद भी ये जिन विभिन्न 8 अलग अलग समितियों के सदस्य बने, इन्होंने पूरी ईमानदारी से अपने इस काम को अंजाम दिया। बड़ी ईमानदारी से जो जो समितियों के काम इनको करने थे वो सारे के सारे इन्होंने पूरे किए, ठीक है बेटा। यानी कि संविधान सभा के कामकाज की शैली में 8 समितियों ने अपने अपने प्रॉपर तरीके से कामकाज को बखूबी अंजाम दिया है, ठीक है। इस बखूबी अंजाम में जो 8 समितियां थी, उसमें जो सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति, ठीक है। प्रारूप समिति जिसका मेन काम था, 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थी बेटा ये। यानी इस प्रारूप समिति का जो हेड था वो BR अम्बेडकर था। BR अम्बेडकर के साथ और 6 मेंबर थे, यानी 7 सदस्यों की ये समिति थी। इस समिति के अनुसार जो भी बातें, जो भी संविधान में डिक्लेयर हो रही है, वे सारी की सारी बातें रिटर्न में, यानी उसे लिखित रूप देने का काम प्रारूप समिति के पास था, जिसका काम BR अम्बेडकर की देखरेख में हुआ। इसीलिए हम लोग कई बार संविधान के जनक के नाम से आपके अम्बेडकर जी को भी पुकार लेते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात बताई कि मैंने आप लोगों के कहा कि पटेल जी हैं, नेहरू जी हैं, या फिर BR अम्बेडकर जी हैं, तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग विचारधारा के थे। आपको पता है पटेल जी और नेहरू के बीच में बहुत ऐसे बार ऐसी बातें हुई कि दोनों कभी एक दूसरे से सहमत नहीं, लेकिन फिर भी एक साथ काम किया। यहां तक कि जो BR अम्बेडकर थे वो कांग्रेस और महात्मा गांधी दोनों के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि BR अम्बेडकर को लगता था कि SC और ST के लिए जितना काम होना चाहिए, एक देश के प्रमुख नेता या देश की प्रमुख पार्टी होने के नाते वो उस तरह का वर्क नहीं कर रहे जिस तरह का वर्क की जरूरत इन SC ST को थी। इसीलिए कभी भी अम्बेडकर ने ना महात्मा गांधी का कभी पक्ष लिया और न ही कभी कांग्रेस का, हमेशा इससे अलग रही, ठीक है। तो विचारधारा थी, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा था, मुझे लगा के डिस्कस कर लूंगी तो आपको ज्यादा याद रह जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद है आप लोगों की इसकी कार्यविधि, ठीक है। इसके कार्यविधि किस तरीके से कार्यविधि थी, सीधी सी बात है बेटा, इसके सदस्यों का चुनाव तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से तो हुआ नहीं, ठीक है। हर एक इलाके से, हर एक प्रांत से, हर एक आप लोगों के ये कह दो कि प्रॉपर अगर किसी कौम की ज्यादा जहां बहुलता थी वहां से प्रॉपर वहां के प्रतिनिधि को उठाने का काम किया, ठीक है। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था, लोगों के सिंपल चुनाव के आधार पर था,
ठीक है। अब जिन व्यक्तियों को यहाँ पर बिठाया गया था वो देश हित की बातें कर रहे थे, वो देश हित की बातें कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे संस्थाओं के निर्माण की बातें भी कही थी। ठीक है। उन निर्माण के साथ साथ ये जितनी भी बहसबाजी होती थी, ऐसा नहीं था कि कोई एक मुद्दा उठ गया हो और उस पे सभी ने पूरी समिति में एक बार में यहाँ कर दी हो, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। ठीक है। हाँ, एक दो बातें तो ऐसी थी जिस पर किसी ने कोई ना नुकर नहीं की, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है आप लोगों का, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इस पर किसी ने भी कोई भी कमेंट पास नहीं किया। जब ये बात उठाई गई कि हम लोग संपूर्ण तरीके से पूरे भारत में आजादी के बाद ही इस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपना लेंगे, तो सभी ने आभारी, इसमें किसी ने इसका विरोध नहीं किया। एक ये ऐसा मुद्दा था जिस पर किसी ने कुछ नहीं कहा ना सुना। ठीक है। इसके बाद आता है भाई आप लोगों का बहसबाजी हुई, वो केंद्र ज्यादा पावरफुल हो या राज्य ज्यादा पावरफुल हो, यानी केंद्र सरकार ज्यादा पावर केंद्र के हाथों में दे दी जाए या राज्य सरकार के हाथों में दे दी जाए, बहुत बहसबाजी हुई थी। या फिर पृथक निर्वाचिका को लेकर बहुत बहसबाजी हुई थी, लेकिन ये बहसबाजी करने का तरीका बहुत बढ़िया था। तरीका बहुत बढ़िया कैसे था कि जो बातें इनकी बैठक में डिस्कस होती थी, हर तरीके के विचारधाराओं को जो डिस्कस होता था उसे अगले दिन अखबारों में छापा जाता था। ठीक है। अखबारों में छापा जाता था ताकि लोग भी उसको पढ़े और वो भी उस पर अपने विचार दे सके। और लोगों के विचार जब पता लगते थे तो कुछ जो वो सदस्य लोग जो इसके अंदर बैठे हैं, कुछ विचार वो जो पत्रिकाओं के या अखबार के माध्यम से इस बैठक तक पहुंचे हैं, उन सभी को इंक्लूड करके एक लास्ट डिसीजन पे पहुंचा जाता था। और लास्ट डिसीजन भी वही मान्य होता था जिस पर सभी की सहमति होती थी। अगर उस पर एक बंदे की भी असहमति होती थी तो उसे नहीं रखा जाता था। ठीक है। यानी सभी की सहमति से संविधान तैयार किया गया था। ठीक है बेटा, इसकी कार्यविधि में आएगा ये। इसके बाद बेटा राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत प्राप्त होना बिल्कुल है। आप लोगों को सिंपल पता है कि 1946 में शुरू हुआ, जबकि संविधान हमारा 1949 में खत्म हुआ। ठीक है, अंगीकृत हुआ, लागू भले ही हम लोगों ने 1950 में किया। इसको छोड़ो, मैं सिर्फ ये टाइम पीरियड बताऊंगी, यानी 46 से 49, इस टाइम पीरियड के बीच में भाई 15 अगस्त 1947 भी आया था। 15 अगस्त 1947 भी आया है, यानी कि जब हम आजाद हुए उस वक्त संविधान सभा अपना काम कर रही थी। ठीक है। और जिन जिन कारणों से दंगे हुए, जिन जिन कारणों को लेकर लोगों ने एक दूसरे के सिर फोड़े, कत्लेआम किए, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स किस तरीके से उनसे हम निपटेंगे, ये भविष्य में फिर कभी हमारे सामने ना आए, वे सारी चीजें अब संविधान सभा ने धीरे धीरे करके हमारे संविधान में इंक्लूड कर दी। ठीक है। इंक्लूड करने का रीजन क्या था? यही कि ये कमियां आज हैं, इन कमियों से आज सिर फूट रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पर भी ऐसा ही हो जाए, इसीलिए पहले उनका समाधान हमारे संविधान में डाल दिया गया। और यही कारण है कि हमारे संविधान में लंबे समय तक भारत के साथ चलने की सारी योग्यताएं विद्यमान है, क्योंकि जो कमियां थी वो आजादी के टाइम पे सबके सामने आ चुकी थी, उनका भी समाधान हमारे संविधान में डाल चुकी है। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद देखिए, यानी राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत बड़ी विरासत प्राप्त हमारे संविधान को। इसके बाद है संस्थागत व्यवस्थाएं। संस्थागत व्यवस्थाएं जैसे कि हमारे संविधान के अनुसार हमारी 3 तरह की संस्थाएं, 3 तरह के अंग बने, जिसको हम लोगों ने विधायिका या फिर कार्यपालिका और एक तीसरी हम लोगों ने न्यायपालिका ये भी रखी है भाई। ठीक है। हम लोगों ने ये रखा कि ये संपूर्ण तरीके से जो संस्थाएं बनी हैं, इन संस्थाओं को कितने अधिकार देंगे हम, और कितने इसमें कौन कौन सी वो चीजें होंगी जिनके माध्यम से हम इनके अधिकारों पर सीमाएं भी लगा देंगे। ठीक है। यानी तीनों तरह के सरकार के अंग और उनके अधिकार और उनकी सीमाएं सब कुछ इसी संस्थागत व्यवस्थाओं के अंतर्गत डाली गई थी संविधान में, ताकि कोई सा भी एक अंग दूसरे या तीसरे के ऊपर हावी ना हो। और हावी होगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। अगर लोकतांत्रिक प्रकृति और लोकतांत्रिक छवि को बनाए रखना है
तो इन तीनों को अपने अलग अलग हक देने होंगे। जिसमें एक स्पेशल काम हुआ जो हमारी न्यायपालिका थी, इस न्यायपालिका के लिए रखा गया कि न्यायपालिका पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं होगा। जो न्यायपालिका आपकी संपूर्ण तरीके से आजाद होकर काम करेगी, इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। अगर वे भी किसी कारणवश किसी जुर्म के तहत न्यायालय में पहुंच गए तो उन पर भी एक आम आदमी की तरह ही सारा काम काज चलेगा। ठीक है बेटा, आई होप ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। इसमें 2 चीजें रह गई हैं, 2 टॉपिक रह गए हैं, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उन 2 चैप्टर्स को मैं अगली वीडियो में देने का काम करूंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा।